करता हूँ द्रौपदी देवी गीता देवी सरस्वती विद्या मंदिर में। आज हम लोग क्लास 10 की बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कक्षा 10 में रसायन विज्ञान लेसन 1 और 2 पढ़ा दिया है। उसके बाद उसमें 3 लेसन और बचे हैं, ठीक है, टोटल 5 लेसन में से। तो उन 3 लेसनों को अभी मैंने रोका है। उसके बाद हम पहले जीव विज्ञान के भी 2 लेसन को पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हुए उसको भी और इसको भी साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। ऐसे भी कोविड-19 के कारण सिलेबस इतना कम हो गया है कि अगर हम बताएं आपको तो 2 से 2 महीने में करिए रसायन विज्ञान जीव विज्ञान बहुत ही ज़्यादा कोर्स है। 2 मंथ में हम लोग खत्म कर सकते हैं इतने कोर्स को, समय उसके लिए पर्याप्त है। बस आप पढ़िए, मैं आपको बताते जा रहा हूँ क्या क्या हमें पढ़ना है। सिलेबस भी मैं आप लोगों को कल भेज दूंगा क्या क्या घटा है और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान पहले से पढ़े मैं आपको बता दूँ जीव विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। आज हम कक्षा 10 के जीव विज्ञान का पहला लेसन जैव प्रक्रम समझेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। सभी जीवधारी यानी जितने भी जीवधारी हैं, जो जीव हैं, जीवधारी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, जंतु, पशु पक्षी, कुछ भी हो, सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकता जैसे सांस लेना, खाना, जल, पानी पीना इत्यादि क्या हमारी मूलभूत आवश्यकता है, हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो वही कह रहा है कि सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ संश्लेष 1 मिनट में लिख दे रहा हूँ ये सब, संश्लेषणात्मक एवं विखंड, ठीक है, विखंडनात्मक, ठीक है, संश्लेषणात्मक और विखंडनात्मक क्रियाएं सदैव चलती रहती हैं। यानी कि जीव को बड़ा भी होता है और जीव नष्ट भी होता रहता है। तो वही बात है कि सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ संश्लेषणात्मक एवं विखंडनात्मक क्रियाएं सदैव चलती रहती हैं। ये सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं के कारण जो जीव क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। ऐसे हैं जीव प्रक्रम कहते हैं या जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम का अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो आप क्या लिखेंगे कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सभी जीवधारी, ठीक है, मतलब को आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु संश्लेषणात्मक और विखंडनात्मक क्रियाएं सदैव करनी पड़ती है, जिसके कारण ये जीव जीवित रखने में या जीवित रहने में सक्षम होते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम क्या कहते हैं? तो सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ संश्लेषणात्मक और विखंडनात्मक क्रियाएं सदैव चलती रहती हैं। यह सभी प्रक्रियाएं सजीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं। इसीलिए इन्हीं प्रक्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी अगर आप सीधी भाषा में जानना चाहें तो वैसी क्रिया जिसके माध्यम से जीव जीवित रहने के लिए करता है या जीवित रहता है, वह सारी प्रक्रिया जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि, ठीक है। ये सारी किसके एग्जाम्पल है? किसी के एग्जाम्पल है। हम सांस लेते हैं तो जीने के लिए सांस लेते हैं, ठीक है। हम पोषण करते हैं यानी कि खाना ग्रहण करते हैं तो जीने के लिए खाते हैं, ठीक है। तो
तो इस प्रकार की बातें जो है, जो प्रक्रिया हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है या जो कार्य हम जीवन जीने के लिए करते हैं, वह सारा प्रोसेस जैव प्रक्रम कहलाता है। आप सिर्फ ध्यान से सुने, नोट्स मैंने कल ही आपके पास भेज दिया था, आप उस नोट्स को लिख चुके होंगे, तो आप नोट्स को लिख लीजिए और जो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड किया है उसे आप देखते रहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, जीवों में होने वाली समस्त उपापचय क्रियाओं को दो, देखिए जैव प्रक्रम को उपापचय भी कहते हैं। एक बात और जान लीजिएगा, जैव प्रक्रम को उपापचय क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसी का एक नाम है उपापचय क्रिया। ठीक है, तो जीवों में उपापचय क्रिया के दो समूहों में बांटा गया है, अपचय क्रिया और उपचय क्रिया और अपचय क्रिया। ठीक है, उपचय क्रियाएं और अपचय क्रियाएं। ठीक है, उपापचय क्रियाओं को, उपापचय भी एक प्रकार का जैव प्रक्रम है, तो कह सकते हैं उपापचय प्रक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, उपचय प्रक्रिया, अपचय प्रक्रिया। अब बात करते हैं हम उपचय प्रक्रिया की, तो वे प्रक्रियाएं या वे क्रियाएं जिनसे सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, उसे उपचय क्रिया कहते हैं। यानी कि वह क्रिया जिससे सरल कार्बनिक पदार्थ से, यानी कि सरल जो आसानी से प्राप्त हो जाता है, सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, तो उस प्रक्रिया को उपचय क्रिया कहते हैं। यह क्रिया सिर्फ पौधों में होती है और इसका एग्जाम्पल प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण के जो घटक हैं वह हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जैसे जल, ठीक है, पत्तियों में क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, ये कोई सरल और कार्बनिक पदार्थ हैं, ये हमें आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो भोजन बनता है वो एक जटिल पदार्थ है, जब तक इन क्रियाओं को नहीं होगा तब तक ये नहीं बनेगा। तो प्रकाश संश्लेषण इसका उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं अपचय क्रिया की। अपचय क्रिया किसे कहते हैं, तो वे क्रिया जिनसे जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में विखंडित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आपका अपचय क्रिया। इसमें सरल से जटिल, इसमें जटिल से सरल। ठीक है, इसका उदाहरण यह कार्य मनुष्यों में, जीवों में होता है। इसका उदाहरण है श्वसन, पाचन, ये क्रियाएं शरीर में होती हैं, सब जटिल क्रियाएं। जटिल क्रियाएं से आपका सरल क्रिया बनती है, तो इसे कहते हैं अपचय और उपचय क्रिया। उपचय समझ गए, तो वैसी क्रिया जो सरल कार्बनिक पदार्थों से में जटिल कार्बनिक पदार्थ बनती है, उसे आप उपचय कहते हैं। इसका उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। अपचय वैसी प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक से सरल कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, उसे हम कहते हैं अपचय क्रिया। इसका उदाहरण है श्वसन और पाचन। बात समझ गए, श्वसन और पाचन इसका उदाहरण है। मैं नोट्स आपको दे ही दिया है, नोट्स आप लिखते रहिए। आज वीडियो जाता है, कल आपको नोट्स जाएगा, फिर उसके अगले दिन वीडियो जाएगा। इस तरह से अल्टरनेट करके वीडियो और नोट्स चलते रहेंगे। आप इसको कवर कर लीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पोषण। पोषण, अगर हम सीधी बात में बात करें तो पोषण का अर्थ होता है भोजन का ग्रहण। पोषण का अर्थ है भोजन को ग्रहण करना। जब हम पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो उससे जो हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है, यही हमारा पोषण कहलाता है। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली बात करें तो पोषण का अर्थ है भोजन का ग्रहण करना। जो प्रक्रिया भोजन को ग्रहण करके जो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, हम सीधी सी तौर पे उसे ही पोषण कहते हैं। ये तो हमारी भाषा में हम लोग उसे पोषण कहे हैं।
किताबी भाषा में अगर हमें लिखना रहे तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे जीवों को अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए कई कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। आपको भी अगर हमें अपना जीवन यापन करना है तो कई कार्बनिक और कई अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होगी, जिनकी उचित मात्रा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है, इन्हीं पदार्थों के ग्रहण की प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। इन्हीं मतलब चीजों के ग्रहण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। जीवों को अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए कई कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करना पड़ता है, आवश्यकता होती है, और जिसके कारण वे उचित स्वस्थ रह पाते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ कर पाते हैं। तो इन्हीं पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषक पदार्थ को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। जीवों में पोषण की दो प्रक्रिया है। जीवों में पोषण की दो प्रक्रिया है। पहला स्वपोषण और दूसरा विषम पोषण। स्व का अर्थ होता है स्वयं और विषम का अर्थ होता है दूसरे के द्वारा। ठीक है, इसको पर पोषण भी कह सकते हैं। तो स्व पोषण या बुक में आप देखेंगे तो लिखा हुआ स्वपोषी पोषण। देखिए, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। क्या करता है? भोजन स्वयं तैयार करता है। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है तो उसे ही हम स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, यह कार्य पौधे, पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, पौधे, पेड़, ये सारे कार्य ये सब करते हैं। ठीक है, तो स्वपोषण आप समझ गए होंगे। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें हम स्वपोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे। अब कहेंगे कि सर हमारे घर में तो मम्मी खाना बनाती है तो स्वयं ही बनाए। नहीं बाबू, हम जो खाना बनाते हैं वह किस चीज़ का उपयोग करते हैं? सब्जियों का उपयोग करते हैं। हमने सब्जी किनसे प्राप्त किया? पेड़ पौधों से। तो हम स्वपोषी नहीं हैं। विषम पोषी वैसा जीव या पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए स्वपोषी जीवों पर निर्भर करता है तो उसे हम इस प्रकार के पोषण को विषम पोषण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं? विषम पोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप हम लोग ले सकते हैं, जैसे मनुष्य, सारे जीव। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पोषण। देखिए, भोजन को संश्लेषण करने के लिए पौधों को दो विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। यानी पौधे अपने भोजन का संश्लेषण दो विधियों से करते हैं। पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा रसायन संश्लेषण, यानी कि रासायनिक विधि द्वारा रसायन संश्लेषण। तो यह दो विधियों के माध्यम से वे अपने पोषण को ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, तो अधिकांश पौधे जो होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वह पौधे क्या करते हैं? अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। कैसे? तो जो मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल मिलकर भोजन को तैयार करते हैं। ठीक है, तो इससे पौधों को भोजन की प्राप्ति होती है। हम इसे लिखवाएंगे, प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस अभी हम पढ़ाएंगे। रसायन संश्लेषण में क्या होता है कि कुछ जीव पानी की अपेक्षा विभिन्न प्रकार के रसायनों को ऊर्जा के उपयोग कर खास संश्लेषण करते हैं। यह क्रिया पर्णहरित की अनुपस्थिति में होती है। यानी कि एक अभिक्रिया क्या होती है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं वह प्रकाश की सहायता से जल तथा खनिज लवण लेकर भोजन तैयार करते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
एक प्रक्रिया होती है कि पौधे वैसा प्रक्रिया जिसमें पौधे जल और क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होने पर प्रकाश की विदाउट उपस्थिति के यानी प्रकाश की अनुपस्थिति के अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो इसे हम रसायन संश्लेषण कहते हैं। इसकी यह क्रिया सल्फर जीवाणु ठीक है और नाइट्रिक कारक जीवाणु करते हैं। तो ये था प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे कल अपना लेसन में अगला टॉपिक प्रकाश संश्लेषण और उसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो को देखिए, जो नोट्स आपको दिया जा रहा है उसको लिख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।